दूर किसी जंगल में एक कौवी रहती थी जिसका नाम गोरी कौवी था। गोरी कौवी का पति कालू कौवा हर समय अपनी पत्नी से लड़ाई करता था क्योंकि उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था और कालू कौवे को बेटा चाहिए था। आज तो कालू कौवे ने गोरी को डंडे से मारा था। काली शक्ल वाली, चल निकल जा मेरे घर से, या फिर मुझे दूसरी शादी ही कर लेने दो ताकि मेरा भी बेटा हो। पति जी, मुझ पर दया करें, मुझे घर से ना निकालें। मैं सारे काम करती हूँ, मैं आपके लिए दाना भी लाती हूँ और अपनी बेटी के लिए भी। मेरी बेटी आपका क्या खा ले रही है जो आप मुझ पर इतना अत्याचार करते हैं? तुम 10 अंडे भी दोगी तो उनमें से भी बेटियां ही निकलेंगी क्योंकि तुम मनहूस हो तुम। ऐसा कहते हुए कालू कौवा घर से बाहर चला जाता है। मम्मा, पापा ने आपको मारा, मेरी वजह से मारा है ना आपको पापा ने? नहीं मेरी बेटी, ये सब मेरे भाग्य में था। मैंने ही पसंद की शादी की थी आपके पिता से। आप घर में ही रहें, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। फिर गोरी कौवी भोजन की खोज में निकल जाती है। थोड़ी दूर नदी के पास रानो चिड़िया और हरियाली तोती बैठी हुई थी। गोरी कौवी वहाँ चली जाती है। गोरी, लगता है आज फिर आपके पति ने आपको मारा है। हाँ चिड़िया, वो हर समय मुझसे दूसरी शादी करने का कहता है और अगर कोई भी बात करूँ तो मुझे मारना शुरू कर देता है। गौरी, ऐसे पति को सबक मिलना ही चाहिए। अगर मेरी बात मानो तो तुम उसकी दूसरी शादी कर ही दो, फिर देखना कैसे सीधा होगा वो। हरियाली, दूसरी शादी कर लेने से मेरा पति कैसे सीधा हो जाएगा? वो तो मुझे घर से ही निकाल देगा। गौरी, तुम मुझ पर विश्वास करो, बस जो जो मैं कहती हूँ वैसा वैसा करती जाओ। देखना एक न एक दिन तुम्हारा पति तुम्हारे ही गीत गाएगा। हरियाली बहन, अगर आप मेरी जिंदगी में खुशियाँ ला सकती हैं तो फिर मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। तो फिर मुझे तुम्हारे पति की दूसरी शादी एक ऐसी कवि से करना होगी जो चंद दिनों में ही उसे सीधा कर देगी। शाम को हरियाली कालू कौवे के पास जाती है और उससे कहती है, कालू, मैंने गोरी को मना लिया है। मैं और गोरी अपने हाथों से तुम्हारी दूसरी शादी करेंगी। हरियाली, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ कालू भैया, हम कल ही तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी और हरियाली कालू की शादी कर देती हैं। कालू की दूसरी पत्नी तो दुल्हन बनी बहुत सुंदर लग रही थी। आज तो कालू भी बहुत खुश था। हरियाली, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी पत्नी ने अपने हाथों से ही मेरी दूसरी शादी कर दी है। पति जी, मुझे आपकी खुशी चाहिए। जैसे आप खुश ऐसे ही मैं खुश हूँ। फिर वो सब कालू की दूसरी पत्नी को बिहाकर घर ले जाते हैं। कौवा और कौवे की नई दुल्हन बैठे हुए थे। गोरी कौवी भी अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी जब उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू दरवाजा खोलता है। कौन हो तुम और किससे मिलना है? मेरा नाम बूरा है, मेरी दीदी का घर यही है ना? पति जी, इसे अंदर ले आए, ये मेरा भाई है। फिर कालू कौवा उस कौवे को घर में ले आता है। दीदी, मेरा आपके बिना दिल नहीं लग रहा था। माँ ने कहा कि मैं आपके पास ही चला जाऊं। मुझे पता है बहुत प्यार करता है मेरा भाई मुझसे। तुम आज से मेरे साथ इसी घर में रहोगे। कालू ये सब देखकर बहुत हैरान था। नई नई शादी थी इसलिए वो अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता। पति जी, ले, आपको बेटे की इच्छा थी, आपको बेटा मिल गया। अपने साले को बेटा बनाकर रख लेना घर में। ऐसा कहते हुए गोरी हंसने लग जाती है। फिर दूसरे दिन कालू जब शाम को घर वापस आता है तो घर में खाने को कुछ भी ना था। मुझे खाने को दो कुछ, पिंकी।
पति जी, थोड़ा सा तो दाना था, वो तो मैंने और मेरे भाई ने खा लिया। आप अपने लिए और दाना ले आए। अब तो मेरे हिस्से का भोजन तुम्हारा भाई ही खाया करेगा। कालू भूखा ही घर से बाहर निकल जाता है। ये दूसरी शादी करके तो मैं नई मुसीबत में फंस गया हूँ। अपना पेट भरूं या अपनी दूसरी पत्नी का या उसके मोटे पेट वाले भाई का। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी अब पहले से खुश थी क्योंकि कालू दाना लाता जो उसकी दूसरी पत्नी और उसका भाई खा लेते और कालू फिर से दाना लेने चला जाता। उसे तो उसी काम से फुर्सत ना मिलती थी। हरियाली बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन से पति जी की दूसरी शादी हुई है, मैं बहुत सुकून में हूँ। अब तो उसे मेरे से लड़ाई का समय ही नहीं मिलता। वो तो हर समय दाना ही लाता रहता है। आगे आगे देखो गौरी, क्या होता है। अभी तो आज कालू की सास भी आने वाली है। शाम को कालू जब घर में आता है तो घर में एक बूढ़ी कौवी देखकर अपनी दूसरी पत्नी से पूछता है, पिंकी, ये कौन है? बंदर कहीं का, अपनी सास को नहीं पहचानता। मैं पिंकी की माँ हूँ। पति जी, माँ जी घर में बहुत अकेली हो गई थी। मैंने सोचा कि माँ को भी अपने पास ही बुला लेती हूँ। इतना बड़ा घर है, मेरी सौतन अगर इस घर में रह सकती है तो मेरी माँ क्यों नहीं। ये सुनकर कालू अपना सर पकड़ लेता है और गोरी अपना मुंह दूसरी तरफ करके हंसने लगती है। पति जी, माँ भूखी है, कुछ खाने को तो ले आए। वो दाना जो मैं शाम को लाया था वो कहाँ है? पागल है मेरा जवाई जी भी। बेटा, मैं दाना नहीं खा सकती, मेरे तो मुंह में दांत ही नहीं है। मैं तो मीठे मीठे फल खाती हूँ। जाओ और मेरे लिए मीठा फल लेकर आओ और जरा जल्दी आना। जाओ जाओ बेटा। कालू चुपचाप मीठा फल लेने चला जाता है। फिर उस दिन के बाद कालू का काम और भी बढ़ जाता है। वो पहले दाना लाता, अपनी दूसरी पत्नी और उसके भाई को देता और फिर बाद में अपनी सास के लिए मीठा फल लेने चला जाता। अभी 10 दिन ही गुजरे थे कि कालू अभी घर के बाहर ही था कि उसकी दूसरी पत्नी किसी से फोन पर बात कर रही थी। हाँ, पीपल के बड़े पेड़ से सीधा आगे आ जाओ और बेरी के पेड़ के ऊपर बड़ा सा घर है, उसी घर में तो मैं रहती हूँ। कालू भी घर में आ जाता है। पिंकी, ये किसे तुम रास्ता बता रही हो? सुनोगे तो खुश हो जाओगे, घर की रौनक और भी बढ़ जाएगी। मेरी मौसी आ रही है, आज से वो भी इसी घर में रहेगी। ये सुनकर कालू रोने लग जाता है और गोरी से कहता है, गोरी, चलो मेरे साथ चलो। मगर कहाँ पति जी, अभी तो आपने अपनी दूसरी सास के लिए मीठा फल भी लेकर आना है। मगर कालू अपनी बेटी और पहली पत्नी गोरी को साथ लेकर घर से बाहर चला जाता है और कीकर के पेड़ पर एक टूटे हुए घोंसले में जाकर बैठ जाता है। गोरी, मुझे माफ कर दो, ये घोंसला हमारा ही है। मैं इस टूटे हुए घोंसले में रह लूंगा मगर वापस वहाँ नहीं जाऊंगा। मैंने दूसरी शादी करके बहुत गलती की। मैं अपनी बेटी और पत्नी को खुश रखूंगा। ये सुनकर गोरी बहुत खुश हो जाती है और फिर कालू लौटकर वापस घर नहीं जाता और कालू के सर से दूसरी शादी का भूत उतर जाता है। दूर किसी जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर रहते थे। वो हमेशा मुसीबत में एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होते। एक दिन कबूतर चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन, मेरे बेटे को कल से तेज बुखार है और मेरे पास अपने बेटे की दवा लेने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर आप मुझे 100 रुपए उधार दे दो तो मैं कुछ दिनों तक आपको लुटा दूंगा।
कबूतर भैया, बहुत अच्छा हुआ जो आप मेरे पास आ गए। आप पैसे ले जाएं और अपने बेटे की दवा ले आएं। मुझे बहुत शर्म आ रही थी आपसे पैसे उधार मांगते हुए, मगर मैं बहुत मजबूर था। कबूतर भैया, इसमें शर्म की क्या बात, दुख सुख में अपने ही तो काम आते हैं। फिर कबूतर चिड़िया से पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। ना जाने जंगल में ऐसे कितने गरीब पक्षी होंगे जिन्हें मदद की जरूरत होगी और वो शर्म के मारे चुप रहते हैं। फिर चिड़िया दूसरे दिन सब पक्षियों को इकट्ठे करती है। दोस्तों, मैंने सोचा है कि हम सब मिलकर कुछ पैसे जमा किया करेंगे और उन पैसों से गरीब पक्षियों की मदद किया करेंगे। चिड़िया बहन, हम ऐसा करते हैं, हम जंगल में एक हेल्प बॉक्स रखते हैं और सब पक्षी अपनी अपनी बचत में से कुछ पैसे उस हेल्प बॉक्स में डाल दिया करेंगे और फिर जिसे मदद की जरूरत होगी हम हेल्प बॉक्स के पैसों में से उसकी मदद कर दिया करेंगे। तोते की बात ठीक है, ऐसे किसी को परेशानी भी नहीं होगी और दूसरों की मदद भी हो जाएगी। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। जंगल के रास्ते में एक बॉक्स रख दिया जाता है और फिर हर पक्षी अपनी बचत में से कुछ पैसे उस हेल्प बॉक्स में डाल देता। चिड़िया बहन, जो काम आपने किया है इससे बहुत से पक्षियों की परेशानी दूर हो जाएगी। कमजोर और गरीब पक्षी आपके हेल्प बॉक्स से पैसे लेकर अपनी खुशियाँ पूरी कर सकेंगे। कबूतर भैया, मैंने तो पहला कदम उठाया है और मुझे विश्वास ही ना था कि पक्षी मेरा इतना साथ देंगे। फिर एक दिन दूसरे जंगल से एक पक्षी आता है। चिड़िया, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी माँ बीमार है, मेरी मदद करें। फिर चिड़िया हेल्प बॉक्स में से कुछ पैसे उस पक्षी को दे देती है और वो पक्षी खुशी खुशी वापस चला जाता है। चिड़िया बहन, चलो हम चील दीदी के पास जाते हैं और उससे हेल्प बॉक्स के लिए कुछ पैसे लेकर आते हैं। चलो तोते भैया, शायद चील दी को हमारे हेल्प बॉक्स का अभी तक पता नहीं चला। फिर तोता और चिड़िया चील की तरफ जाते हैं। चील दी, हम सब अपनी बचत में से कुछ पैसे हेल्प बॉक्स में डाल देते हैं, ऐसे गरीब पक्षियों की अच्छी मदद हो जाती है। आपका ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ पक्षी तो मांग कर ले लेते हैं और कुछ गरीब ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों से मांगने में बहुत शर्म आती है। चील दी, हम सब थोड़े थोड़े पैसे बॉक्स में डालते रहते हैं, इससे किसी एक पर बोझ नहीं पड़ता। तो फिर ये लें मेरी तरफ से 1000 रुपए और मैं हर महीने अपना हिस्सा दिया करूँगी। 1000 देखकर चिड़िया और तोता बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और फिर एक दिन कालू कौवे के पास 100 रुपए था और वो अपना 100 रुपए हेल्प बॉक्स में डालना चाहता था। अगर मैंने ऐसे ही 100 रुपए हेल्प बॉक्स में डाल दिया तो किसी को क्या पता चलेगा कि मैंने हेल्प बॉक्स में 100 रुपए डाला है। मैं सबको बताकर ये पैसे डालूंगा। कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, हेल्प बॉक्स कहाँ है? मैंने 100 रुपए हेल्प बॉक्स में डालना है। कालू भैया, रास्ते में सूखे पेड़ के पास, आपको पता तो है। वो मैं भूल गया था। फिर कालू कौवा वहाँ से तोते की तरफ जाता है। तोते, मैं ये 100 रुपए हेल्प बॉक्स में डालना चाहता हूँ। क्या तुम बता सकते हो कि हेल्प बॉक्स कहाँ रखा है? सूखे पेड़ के पास रास्ते में रखा हुआ है हमने हेल्प बॉक्स। अच्छा अच्छा।
ऐसा कहते हुए कालू कौवा कबूतर के पास जाकर भी वही बात करता है। मैं तो हर रोज कुछ ना कुछ पैसे हेल्प बॉक्स में डाल देता हूँ। कालू, आप जैसे अमीर पक्षियों की वजह से ही हम जैसे गरीबों का गुजारा होता है। मैं अब भी ये 100 रुपए बॉक्स में डालने जा रहा हूँ। ऐसे पूरे जंगल को बताने के बाद कौवा 100 रुपए हेल्प बॉक्स में डालने चला जाता है। वो बॉक्स को हिलाकर देखता है। अरे, इस बॉक्स में तो बहुत पैसे हैं। इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं। फिर 100 रुपए बॉक्स में डालकर कालू कौवा घर चला जाता है। कालू, जो 100 रुपए तुम्हारे पास था वो कहाँ है? मैंने वो 100 रुपए हेल्प बॉक्स में डाल दिया है। दूसरे पक्षी है ना ऐसे कामों के लिए, तुम्हें क्या जरूरत थी मेरा 100 रुपए बॉक्स में डालने की? ये सुनकर कालू हंसने लग जाता है। गोरी, गोरी, जब मैंने 100 रुपए बॉक्स में डाला तो मैंने देखा कि बॉक्स बहुत भारी है और उसमें ढेर सारे रुपए हैं। अच्छा कालू, तो फिर क्या ख्याल है? आज रात को ही मैं वो हेल्प बॉक्स उठा लाता हूँ। उसके ताले की चाबी तो चिड़िया के पास है, मगर हम ताला तोड़ लेंगे। और उन पैसों से मेरे लिए सोने का हार लेकर आना। फिर रात हो जाती है और कालू अपने घर से निकलता है। वो इधर उधर देखता है और हेल्प बॉक्स उठाकर वहाँ से भाग जाता है। सुबह हो जाती है। पूरे जंगल में शोर मच जाता है कि हेल्प बॉक्स चोरी हो गया है। किसी भी तरह हमें उस चोर को ढूंढना होगा। अगर इस बार हमने वो चोर ना ढूंढा तो वो फिर से ऐसा ही करेगा। वो जालिम गरीबों की खुशियाँ चुरा कर ले गया। गोरी और कालू भी सब पक्षियों के साथ हेल्प बॉक्स के चोरी होने का दुख कर रहे थे। अब कहाँ मिलेगा? जो भी होगा वो तो अब तक बहुत दूर चला गया होगा। हाँ हाँ, छोड़ो, जो हुआ उसे भूल जाओ और एक नया बॉक्स लाकर वहाँ रख दो। ऐसे कैसे छोड़ दें? हम कल ही चील से 1000 रुपए लेकर आए थे हेल्प बॉक्स में डालने के लिए। अगर पता होता तो हम वो 1000 ही न डालते। आप सब यहीं बैठे और किसी को भी दूसरे जंगल ना जाने देना। मैं और कबूतर अभी थोड़ी देर में आते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। वो सीधे पुलिस के पास जाते हैं। तोते, मैं पानी पी कर आती हूँ। चिड़िया ने कहा है कि कोई यहाँ से नहीं जाएगा। कालू, कहीं पकड़े ही ना जाए। इतने में चिड़िया भी पुलिस को साथ लेकर आ जाती है। तो बताओ, सबसे आखिर में पैसे हेल्प बॉक्स में किसने डाले थे? कालू कौवे ने। हाँ हाँ, कालू कौवे ने। कालू कौवे, चलो थोड़ी देर मेरे साथ चलो, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करनी है। इतने सारे दूसरे पक्षी भी हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन कालू से ही क्यों? मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। फिर पुलिस कालू कौवे को थोड़ी दूर ले जाती है और उसे एक पेड़ से उल्टा लटकाकर अभी 2 ही डंडे लगाती है तो कालू गोरी को आवाज देता है। गोरी, गोरी, जल्दी से घर से वो बॉक्स ला दो, पुलिस का डंडा बहुत बड़ा है। ये सुनकर सब पक्षी बहुत हैरान होते हैं।
और फिर गोरी हेल्प बॉक्स ला देती है और कालू को पुलिस पकड़कर अपने साथ ले जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कबूतर जैसे कई गरीब हर गली मोहल्ले में होते हैं। क्यों ना हम भी हर गली मोहल्ले में एक हेल्प बॉक्स रखें